नमस्ते दोस्तों। हाल ही में केरला के मल्लपुरम में काफ़ी दुखद घटना हुई। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट को फीड किया गया पाइनएप्पल से और उस पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर स्टफ कर दिए गए थे। वो क्रैकर जाके बर्स्ट हुए इस एलिफेंट के माउथ में और उसकी वजह से इस एलिफेंट की डेथ हो गई। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक किस्म का मर्डर हुआ है इस एलिफेंट का। और इससे बात फिर से जो सामने आई है वो बात आई एनिमल राइट्स की, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। ये बातें फिर से अब सामने आने लग गई है। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ तक बात है तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक ब्रीफ बैकग्राउंड एकदम सिंपल टर्म्स में। देखिए, फॉरेस्ट लैंड का डिक्लाइन होता आ रहा है काफ़ी समय से, काफ़ी सदियों से। जब से हमने एग्रीकल्चर को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है, हमारी लाइफ का हिस्सा बनाया है, तब से फॉरेस्ट लैंड का डिक्लाइन होता आ रहा है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वन ऑफ द मेजर रीजंस था फॉरेस्ट लैंड्स के डिक्लाइन का। जब से हमारी डाइट में ग्रेन्स आए और हमने हमारे फार्म्स बढ़ाने शुरू किए, तब से फॉरेस्ट लैंड्स डिक्लाइन होना शुरू हुए, एक्सपांशन हुआ एग्रीकल्चर लैंड का। आज भी हम एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पे आप फार्मिंग करके अपनी फार्मिंग को हार्वेस्ट करके और उसके बाद उसको जला देते हैं। कई बार तो उससे फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है। तो ये एक मूल कारण है जिसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड्स में डिक्लाइन आया है। उसके अलावा हम जो डेवलपमेंट के नाम पे माइनिंग और दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, वो भी एक मूल कारण है फॉरेस्ट लैंड्स के डिक्लाइन का। आज देखा जाए तो ये एक मेजर कारण बन गया है। ऐसे कई सारे कारण हैं। मोस्टली जो कारण है वो ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि ह्यूमन कॉज्ड कारण है। ठीक है, जब ये अब फॉरेस्ट लैंड डिक्लाइन होने लग गए तो कई सारे ह्यूमंस में एक कॉन्शियसनेस आई एनवायरनमेंट को लेकर के, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। जब फॉरेस्ट लैंड डिक्लाइन हो रहा है तो कई सारी स्पीशीज जो है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। जब उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है तो ये स्पीशीज जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है, इनकी लाइफ पे भी थ्रेट आ रहा है। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अब हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। काफी समय से ये कॉन्शियसनेस आ चुकी है। उसके लिए कॉन्सेप्ट निकला प्रोटेक्टेड एरियाज का। तो जो आप आज नेशनल पार्क्स के बारे में सुनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सुनते हैं, वो क्या है? वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होगा और जो स्पीशीज है, जो प्रिस्टीन वाइल्ड लाइफ है वहां की, उसको मेंटेन रखा जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया क्योंकि हमने फॉरेस्ट को थ्रेटन किया। ठीक है, अब देखिए कई सारे एनिमल्स हैं जिनका बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे सीमित रहे, वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर सीमित रहे। उनमें से एक जो स्पीशी है वो है एलिफेंट। अब देखिए, एलिफेंट का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि एक एलिफेंट जो है वो एक दिन में 10 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है। क्यों ट्रैवल करता है? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एक एलिफेंट जो है वो एक जायंट है, उसकी कैपेसिटी जो खाने की है वो ज्यादा है, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट खाने की बहुत ज्यादा है। और पूरा जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होता है वो ट्रैवल करता है 10 से 20 किलोमीटर एक दिन में उस खाने की तलाश में। अब आप उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया में सीमित अगर रख देते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। 100 स्क्वायर किलोमीटर का आपने दायरा एक सेट कर दिया जो प्रोटेक्टेड एरिया है, क्या एक एलिफेंट उसके अंदर सीमित रह सकता है? वो नहीं रह सकता है। वो इस एरिया से बाहर निकलेगा इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और वो कहां जाके पहुंचेगा? वो जा पहुंचेगा ह्यूमन सेटलमेंट्स में, वो जा पहुंचेगा एग्रीकल्चर लैंड्स में। और उसके बाद ह्यूमंस थ्रेटन फील करेंगे और ह्यूमन और एलिफेंट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, इनमें एक लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका नुकसान दोनों को होगा। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से है। 2009-10 से लेकर के 2016-17 के बीच में तकरीबन 655 एलिफेंट्स मार दिए गए थे। जो इसके मूल कारण हैं, जो मेजर रीजंस बताए गए, वो क्या है? इलेक्ट्रोक्यूशन, ट्रेन एक्सीडेंट्स, पोचिंग एंड पॉइजनिंग। जानबूझ के मारा जाता है एलिफेंट्स को। अभी जो केस है वो भी कुछ ऐसा ही केस है। लेकिन ये जो इंपैक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये टू साइडेड है। इसका इंपैक्ट जो है वो टू साइडेड है। किस तरीके से? अगर मैं आपको ये डेटा बताऊं, 2014 से लेकर के 2019 तक, इन 5 साल में तकरीबन 2400 लोगों ने अपनी जान गंवाई जब एलिफेंट्स ने उन पर अटैक किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये एक मेजर हिस्सा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेजर हिस्सा यही है। और इसमें जो नुकसान होता है वो दोनों को होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे हाथ किसका है, ये जो कारण है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? क्या इसके लिए एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल हैं या हम ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं बैकग्राउंड आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब आपका जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। अब मैं बात करता हूं पीनल प्रोविजंस की। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आया था 1960 में कि अगर आप क्रुएल्टी करते हैं, अगर आप हार्म करते हैं एनिमल्स को, तो आप पे पेनल्टीज लग सकती है। उसके अलावा इंडियन पीनल कोड
उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं 428, 429, जो भी पीनल प्रोविजंस ले डाउन करते हैं अगर आप कोई इंजरी करते हैं किसी एनिमल को, ठीक है, आप पे फाइन लग सकता है, आपको जेल हो सकती है या फिर दोनों भी आपको हो सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो यहाँ पे अभी लागू हो रखा है 1972 से, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अंदर 6 शेड्यूल्स हैं। उसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है उनमें वो स्पीशीज आती है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है और जिनको हार्म करने पे आप पे सबसे स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगेगी। उसी शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये हुए कुछ पीनल प्रोविजंस। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन करना चाहता हूं, वो मेंशन करना चाहता हूं फंडामेंटल ड्यूटी की। आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। उसके अंदर 7th जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51AG, वो क्या कहती है? वो कहती है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। अब अगर हम इस फंडामेंटल ड्यूटी को अवॉइड करते हैं, अगर हम इसको इनकलकेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको लगता है किसी पीनल प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी? इस पे भी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखें। आइडियली ऑब्वियसली कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। ह्यूमन बींग्स काफी एम्बिशियस हैं, उनको एक्सपांशन चाहिए, उनको एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना है, उनको माइनिंग को एक्सपांड करना है, उनको सो कॉल्ड डेवलपमेंट करना है, तो खत्म तो नहीं हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को अगर हम इनकलकेट करते हैं तो कोई कॉन्शियसनेस आ सकती है लोगों में? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अब एक्शन क्या हो चुका है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस एलिफेंट को मारा था? इनके खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है उस एक्ट के तहत जो मैंने अभी मेंशन किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनके अगेंस्ट एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी सही चीज बोली है। उन्होंने बोला है कि ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, एनिमल्स को मारना इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। और अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं, हम तो गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका जो सिर है वो एक एलिफेंट का सिर है, हम पूजा करते हैं, हम एलिफेंट्स को सराखों पर रखते हैं, हम एलिफेंट्स की वर्शिप करते हैं, हम एनिमल्स की वर्शिप करते हैं, हम काऊ की भी वर्शिप करते हैं, हम टाइगर को भी एक वाहन बताते हैं अंबा माता का। हम हमारे इंडियन कल्चर में एनिमल्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है, वो बिल्कुल सही है। अभी एक पिटीशन यहाँ पे चल रही है, अगर आपने साइन नहीं किए तो आप जरूर कीजिए। ये पिटीशन मांग रही है जस्टिस इज एलिफेंट के लिए। अभी तक तकरीबन 3.25 लाख लोगों ने यहाँ पे साइन कर दिया है। जब मैंने ये वीडियो बनाया तब, अब तो 4 लाख पार ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर आपने ये पिटीशन साइन नहीं करी है तो आप पिटीशन जल्दी साइन करें ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो सके इस एलिफेंट के लिए। जो लिंक है इस पिटीशन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इस पिटीशन को साइन जरूर करें ताकि इस एलिफेंट को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए और एनिमल राइट्स कंजर्व हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।